हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का चाइनीज साहू के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि जो आप पीपीटी बनाते हो उसको डील कैसे करें। तो मेरा टॉपिक है आज का प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP। तो सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। तो मेरा नाम है चाइनीज साहू। मेरे स्कूल का नाम है गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल नेवरा और मैं एक बैंकिंग की छात्रा हूँ। तो देखिए, आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के बारे में। तो जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है उसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं PMEGP। तो ये जो PMEGP है ये बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन इसकी अवधि है वो समाप्त हो रही थी इस वर्ष। और ऐसे में जो हमारी कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमी है, यानी कि जो आर्थिक मामलों की समिति होती है, जो मध्यम मामलों की आर्थिक मामलों की समिति होती है, तो उसने माना कि भारत को अभी रोजगार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसे में जो प्रोग्राम है यानी कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है PMEGP, इसकी अभी भारत को ज़रूरत है। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो अवधि है उसे 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अब ये 2017-18 से 2019-20 तक लागू रहेगी, यानी ये स्कीम कंटिन्यूस में रहेगी। और क्योंकि अभी 2018 में इसकी अवधि को बढ़ाया गया और अब ये करंट में हो गई है, तो ये स्कीम हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो देखिए, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है एक सब्सिडी युक्त कार्यक्रम है, यानी इसके अंतर्गत देखिए, इसलिए इसके बारे में कहा जाता है क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम। यानी इसके अंतर्गत देखिए, कुछ व्यक्ति को लोन मिलेगा। मान लीजिए एक व्यक्ति जो अपना कोई बिजनेस करना चाहता है, उसके लिए उसे लोन की ज़रूरत है, तो कुछ लोन उसे मिलेगा। इसके साथ ही कुछ पैसा सरकार भी उसे देगी निवेश करने के लिए, यानी सरकार भी उसको हेल्प करेगी उसके निवेश में। तो देखिए, ये जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है ये 2 योजनाओं को मिलाकर बनाया गया है। एक योजना थी प्रधानमंत्री रोजगार योजना और दूसरी थी ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। तो इन दोनों योजनाओं को आपस में मर्ज कर दिया गया और फिर जो योजना बनी उसे कहा गया प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। तो जैसा कि मैंने आपको बताई कि क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम है, यानी कुछ सहायता सरकार करेगी और साथ में व्यक्ति को लोन दिया जाएगा। तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा इसको लागू किया जा रहा है, यानी कि जो हमारा MSME सेक्टर से संबंधित जो मंत्रालय है वो उसे लागू करने के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए, अब इसका जो उद्देश्य है, एक उद्देश्य तो है कि स्वरोजगार को प्रेरित करना, यानी कि जो लोग अपने लिए खुद के लिए अपने आप ही रोजगार को एक तरह से उत्पन्न कर सकें। क्योंकि देखिए, जब कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है, बिजनेस करेगा, तो अपने लिए रोजगार क्रिएट कर सकेगा। इसी के साथ जो ये छोटे छोटे उद्योग इस तरह से जन्म लेंगे, तो इनसे जो अन्य लोग हैं, यानी ग्रामीण जीवन में जीने वाले या शहरी जीवन में रहने वाले जो अन्य लोग हैं, उनके लिए भी रोजगार के अवसर क्रिएट होंगे। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर बिजनेस करेगा तो वो अकेला तो होगा नहीं, कुछ एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे, तो एक तरह से रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इसके लिए साथ देखिए, तो हमारे पारंपरिक दस्तकार हैं, ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवा हैं, इनको एक साथ लाया जाए और फिर इनको एक तरह से स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं, जिनसे इनका जो पलायन रुक सके, मतलब दूसरी जगहों पे इन्हें जाना पड़ता है ना रोजगार के लिए, वो रुक सके। क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारे यहाँ की हैंडीक्राफ्ट है उसकी हालात कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसके साथ आप जानते हैं कि भारत में बेरोजगारी का स्तर वो बहुत ज़्यादा है। भारत विश्व का सबसे युवा देश है। तो ऐसे में इन लोगों को इस तरह से कुछ पैसा सरकार उपलब्ध कराएगी, कुछ लोन उपलब्ध कराएगी, जिससे वो अपना बिजनेस कर सकें, ठीक है। या फिर अगर कोई पारंपरिक दस्तकार है तो फिर वो एक तरह से जो टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल करके और अपना जो बिजनेस है उसको आगे बढ़ा सके, मार्केटिंग कर सके, तो इस तरह से वह एक तरह से ग्रो कर सके। तो इसके तहत हम जो वो देख लेते हैं कि जो सरकार सहायता देगी उसकी अधिकतम सीमा क्या है। तो विनिर्माण क्षेत्र में, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के तहत जो अधिकतम राशि दी जाएगी वो 25 लाख रुपए है। यानी कोई व्यक्ति को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित कोई चीज़ करना चाहता है या कोई मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित मशीन बनाना चाहता है, तो उसको अधिकतम जो सहायता राशि मिल सकती है वो होगी 25 लाख। और इसी तरह से जो सर्विस सेक्टर के क्षेत्र में काम करना चाहता है तो उसको 10 लाख रुपए
रुपये तक सहायता राशि मिलेगी। यानी कोई ऐप डेवलपमेंट की एजेंसी बनाना चाहता है या इस तरह के कोई काम करना चाहता है तो उसे 10 लाख रुपए तक की सहायता राशि सरकार से मिलेगी। और देखिए, जो बची हुई राशि होगी वो आपको बैंक देगा लोन के ज़रिए, और फिर उसमें वही प्रक्रिया होगी जो बैंक अपना लोन पे ब्याज वगैरह लेता है। तो एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग के लिए 25 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए सरकार देगी। और जिसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट है वो लोन के रूप में आपको उपलब्ध कराई जाएगी। अब देखते हैं कि ये जो मदद की जाएगी उसका फार्मूला क्या होगा। तो पहले सामान्य श्रेणी की बात करें, जो जनरल कैटेगरी है, यानी कि जो कोई विशेष वर्ग से संबंधित लोग नहीं हैं, उनके लिए क्या होगा। तो देखिए, इसके अंतर्गत ऐसा है परियोजना के अंतर्गत कि जितना भी आप निवेश कर रहे हैं उसका एक निश्चित प्रतिशत आपको सहायता के रूप में सरकार दे देगी। तो शहरी क्षेत्र में ये 15% है और ग्रामीण क्षेत्र में 25% है। तो ऐसा मान लीजिए कि एक शहरी क्षेत्र के ग्रामीण के एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो एक व्यक्ति है जो 1 लाख रुपए की परियोजना लगाना चाहता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित, तो उसको 15% एक तरह से जो सहायता है, यानी 1 लाख रुपए का 15% यानी 15,000 रुपये सरकार दे देगी मदद के रूप में। ठीक है, कि 15,000 रुपये का जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो हम देते हैं और बाकी का जो 85,000 बच रहा है उसको आप बैंक से ले लीजिए लोन के रूप में। तो ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्र में अनुपात जो है वो 25% होगा। देखिए, जैसा कि हमने देखा था कि जो इसके ऊपर मैक्सिमम जो लिमिट लगाई गई है मैन्युफैक्चरिंग पे वो 25 लाख रुपए है। तो अब आप मान लीजिए कि एक व्यक्ति है वो 2 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है। तो ऐसे में अगर शहरी क्षेत्र में कोई व्यक्ति है तो उसको इस तरह से 15% का हम आंकड़ा देखें तो उसको 30 लाख रुपए मिलना चाहिए। 2 करोड़ का 15% 30 लाख रुपए हुआ, लेकिन अब उसे 30 लाख रुपए नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत निवेश की जो अधिकतम सीमा है वो 25 लाख रुपए है, तो उसे अधिकतम सीमा है वो 25 लाख रुपए ही मिलेगा। तो यह अधिकतम सीमा का मतलब और प्रतिशत भी आप समझ गए होंगे, आई होप। तो इसी तरह से जो विशेष कैटेगरी है, यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति में आते हो, अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हो, अल्पसंख्यक हो, महिलाएं हो, पूर्व सैनिक, विकलांग, एनआर या फिर पहाड़िया फिर सीमावर्ती के लोग हों, तो आपको ये पूरी कैटेगरी याद नहीं रखनी है। और अगर आप परसेंट भी भूल जाते हैं तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया। तो जो शहरी क्षेत्र के हैं ये विशेष दर्जा प्राप्त लोग हैं, यानी अनुसूचित जाति इत्यादि, तो इन शहरी लोगों को 25% तक का और ग्रामीण लोगों को 35% तक राशि जो है वो सहायता के रूप में दी जाएगी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। योजना का देखिए, लाभ उठाने के लिए व्यक्ति को एक तो 18 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए। इसके साथ ही जो विनिर्माण क्षेत्र है उसमें 10 लाख रुपए से अधिक लागत की परियोजना है, और ऐसे ही अगर सेवा क्षेत्र में 5 लाख रुपए से अधिक की परियोजना है, यानी कि लागत जो है वो योजना की वह 5 रुपये लागत जो है वो योजना की 5 लाख रुपए से अधिक है सेवा क्षेत्र में, और विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपए से अधिक है। तो जो यानी निवेश करना चाहता है, तो जो व्यक्ति निवेश करना चाहता है उसकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो 8वीं से अधिक होना चाहिए, यानी उसे 8वीं से ज़्यादा पढ़ा हुआ होना चाहिए। इसके साथ ही देखिए इस योजना के अंतर्गत एक तरह से इंडिविजुअल्स यानी कि अलग अलग लोग तो फ़ायदा उठा ही सकते हैं, इसके साथ ही साथ स्वयंसेवी समूह, कोऑपरेटिव सोसाइटी, चैरिटेबल ट्रस्ट, ये सारी भी फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी इन सभी को भी सरकार मदद करेगी। इनके साथ ही देखिए इस योजना का जो मेन फीचर है वो आपको याद रखना चाहिए कि किसी भी का केवल एक ही व्यक्ति इसका लाभ उठा सकता है। परिवार के अंतर्गत माना गया है पति और पत्नी, यानी कि पति और पत्नी दोनों मिलके या दोनों अलग अलग इसके अंतर्गत एक तरह से सरकार से सहायता नहीं ले सकते। यानी ऐसा नहीं किया जा सकता कि मान लीजिए अधिकतम लिमिट जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए 25 लाख रुपए हैं तो पति भी 25 लाख ले रहे हैं और पत्नी भी 25 लाख रही है, ऐसा नहीं किया जा सकता। यानी कि परिवार का केवल एक ही व्यक्ति इसके अंतर्गत लाभ उठा सकता है इस योजना का। तो देखिए हमने देखा कि जो हमारा एमएसएमई से संबंधित जो मंत्रालय है उसके द्वारा इस योजना को लागू किया जा रहा है। तो ग्रामीण लेवल पे इसे कौन एजेंसी
इसे क्रियान्वित करेगी, इसे समझ लेते हैं। तो जो हमारा खादी और ग्रामोद्योग आयोग है, ये हमारा एमएसएमई के रजिस्टर के अंतर्गत आता है। तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और देखिए, राज्य स्तर पे जब स्टेट लेवल पे भी इस योजना को लागू करना होगा, तो स्टेट लेवल पे जब ये योजनाएं लागू होंगी, तो जो हमारा KVIC है, इसका राज्य निर्देशालय यानी जो KVIC है, यानी जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग है, इसका जो रीजनल ऑफिस होगा जो स्टेट में, वो और जो राज्य का खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड है, दोनों मिलके इसे राज्य में जो है वो लागू करेंगे। तो राज्य में लागू कौन करेगा? KVIC का राज्य निर्देशालय और राज्य खादी उद्योग ग्रामोद्योग बोर्ड। इसी के साथ ग्रामीण क्षेत्र में इसे देखिए कौन लागू करेगा? ग्रामीण क्षेत्र में जो जिला उद्योग केंद्र होते हैं, उनके द्वारा ये योजना की क्रियान्वित किया जाएगा। और जो शहरी क्षेत्र है, उनमें राज्य जिला उद्योग केंद्र द्वारा इसे क्रियान्वित किया जाएगा। तो फ्रेंड, आई होप ये पूरी स्कीम आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।